हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसेंट्रिक। तो रिसेंट ट्रेंड सीरीज में डायोड के क्वेश्चंस अभी कंटिन्यू हैं। सो आज की क्लास की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2022 पेपर। सो गेट 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो इसे हम एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ सर्किट विथ एन आइडियल ओपैम्प इज शोन। एक सर्किट यहाँ पर गिवन है आपको और इसमें मेंशन किया गया है कि जो ओपैम्प है वो कैसा है, आइडियल है। ओके, द बोडे प्लॉट फॉर द मैग्नीट्यूड इन डीबी द गेन ट्रांसफर फंक्शन ए वी इज इक्वल टू वी आउट अपॉन वी इन ऑफ द सर्किट is also provided here. Okay, omega is the angular frequency in radian per second. The values of R and C are. एक कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं इन कंट्रोल सिस्टम्स, बोडे प्लॉट। ओके, सो उसका थोड़ा सा यहाँ पर यूटिलाइजेशन है, हालांकि कोई बहुत मेजर डिस्कशन नहीं है। किस तरह से बोडे प्लॉट फ्रेम होता है इसकी भी हमें जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। बोडे प्लॉट एग्जैक्टली क्या डिफाइन करता है ये हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। दैट्स विल बी इनफ फॉर अस। देखिए यहाँ पर सब कुछ मेंशन भी वैसे, देखिए ए वी यानी कि जो गेन है वी आउट अपॉन वी इन का, वी आउट अपॉन वी इन जो गेन है ए वी, उसको डिफाइन किया गया है यहाँ पर बोडे प्लॉट में। दोस्तों बोडे प्लॉट के अंदर जो स्केल कंसिडर की जाती है बेसिकली मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए, वो होती है डेसिबल स्केल। जैसे ए वी वोल्टेज गेन है, इसे हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहां पर लिखा जाएगा ए वी इन डी बी, जिसकी वैल्यू होगी 20 log to the base 10 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी। क्लियर है सभी को? ये इसकी वैल्यू होगी यहां पर लाइक दिस, वोल्टेज गेन ए वी इन डेसिबल 20 log to the base 10 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी। ओके, सो ए बी यहां पर वैल्यू होगी नॉर्मल स्केल पर, और जब हम इसे डिफाइन करेंगे डेसिबल स्केल पर तो इस तरह से डिफाइन होगी, जो कि यहां पर डिफाइन की गई है। यानी कि ये वैल्यू है 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB। ओके, और जो फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन करते हैं वो log to the base 10 ऑफ ओमेगा की स्केल पर है। क्लियर है सभी को? और यहां पर जो वैल्यूज दी गई हैं वो है ओमेगा की 0, 1, 2, 3, 4 करस्पॉन्डिंगली। इतनी बात सभी को क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब जरा हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं क्या क्या चीजें हमें यहां पर दी गई हैं। आप एक चीज समझिएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू जब 0 है, ये वो लाइन है जहां पर ओमेगा इज इक्वल टू 0 है। सो फॉर ओमेगा इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इज व्हाट? गेन की वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड की? 12 dB। सो हम बोल सकते हैं यहां से, पहले इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से नोट कर लें, और आपको एक बार इस क्वेश्चन को अगर ट्राई करना है तो बिल्कुल आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आप सॉल्व कर रहा हूं आप सभी के लिए इसको, देखिएगा। एट ओमेगा इक्वल टू 0 मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट, जो कि दिया गया है आपको डेसिबल में, इसकी वैल्यू दी गई है 12। ओके, क्या हम इसे नॉर्मल स्केल पर लेके आ सकते हैं? बिल्कुल। कैसे लिखेंगे? ए वी इन डी वी इज इक्वल टू 20 log to the base 10 ए वी, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 इक्वल टू 20 log to the base 10 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो अगर आप इसको रीअरेंज करें दोस्तों, तो यहां पर गेन ए वी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12/20, कितना हो गया ये? 0.6 आई थिंक है ना, 12/20 यानी 6/10 दैट्स 0.6। ओके, सो अगर आप इसको रियलाइज करें 10 to the power 0.6 log to the base 10 है, तो इधर हो जाएगा 10 to the power 12/20 यानी कि 0.6। सो 10 to the power 0.6, 10 to the power 0.6 अगर हम लिखें 0.6 दैट इज 3.98। जस्ट मैं कंसिडर कर रहा हूं इसे 4, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हमारे पास रहेगा। एग्जैक्टली 3.981 समथिंग है, बट इट्स ओके अगर हम इसे 4 कंसिडर कर लें तो। क्लियर है बात सभी को? तो हमारे पास ओमेगा इक्वल टू 0 पर गेन की वैल्यू आ गई। अब जरा इस सर्किट को रियलाइज करें, तो यहां पर इन दिस सर्किट अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू 0 कंसिडर करूं, सो दोस्तों इस सर्किट को अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करें, ऑब्वियसली रेजिस्टेंसेस को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं,
है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो वही रहने वाली है। लेकिन हम जानते हैं कैपेसिटर फॉर जीरो फ्रीक्वेंसी विल बी एक्ट एज अ ओपन सर्किट। XC is equal to what? 1 upon omega C. Omega is equal to 0, XC becomes infinity. ओके, तो हमारे पास फॉर ओमेगा इक्वल टू 0 सर्किट जो है वो इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, देखिएगा, माइनस प्लस, यहां पर जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो गया लाइक दिस। यहां से रेजिस्टेंस है लाइक यहां पर एक जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। There is another resistance of 1 kilo ohm is also connected here. यहां से हमने अप्लाई किया V इनपुट को, R रेजिस्टेंस यहां पर है और आउटपुट यहां पर हम ऑब्टेन कर रहे हैं V नॉट को। क्लियर है बात सभी को? तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास जो है 1 किलो ओम है। और दोस्तों कैपेसिटर अब हो चुका है ओपन सर्किट। तो अगर आप इस सर्किट को क्लियरली ऑब्जर्व करें तो हम एक चीज बोल सकते हैं, दिस सर्किट इज सिंपली अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, क्योंकि देखिए यहां पर करंट फ्लो होना नहीं है, इधर करंट फ्लो होगा नहीं, करंट I इज इक्वल टू 0, मतलब इस नोड का वोल्टेज कितना हो गया, V इन हो गया। तो अगर आप वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहां का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, V इन हो जाएगा। हालांकि जिन लोगों को याद होगा सर्किट, तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन चुका है। इसका गेन होगा 1 प्लस RF अपॉन R। RF यहां पर R है और जो R रेजिस्टेंस वहां पर होता है दैट इज 1 किलो। आप चाहें तो बिल्कुल अब इसमें यहां पर KCL लगा दीजिएगा। V इन माइनस 0, मैं लिख देता हूं, इक्वेशन में सॉल्व नहीं करूंगा। V इन माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1K प्लस V इन माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R। दोस्तों इस इक्वेशन को आप जब रीअरेंज करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी V नॉट अपॉन V इन, जो डिफाइन करेगा AV को, इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस RF यानी कि ये R रेजिस्टेंस अपॉन 1K। ये यहां पर हम वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। सो दोस्तों हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 4। एट ओमेगा इक्वल टू 0 फ्रीक्वेंसी पर हमने इसको रियलाइज किया है, तो इसकी वैल्यू यहां पर है 4। सो ऑब्वियसली सर्किट को अब अगर हम ओमेगा इक्वल टू 0 पर रियलाइज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, गेन की 4। तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 1K। सो दोस्तों अगर आप यहां से रियलाइज करें तो 4 माइनस 1 हो गया 3, 3 इंटू 1K, मतलब R इज इक्वल टू हो गया यहां से 3K। 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो गया R की वैल्यू। सो पहले तो स्क्रीन को पॉज करें, दिल थाम के इस पूरे डिस्कशन को नोट कर लें। आप लिखा सभी ने? चलिए तो ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। 3 किलो ओम, 3 किलो, 2 ऑप्शन में है, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू भी अभी हमको ढूंढनी पड़ेगी। A या D हो सकता है, C और B में से नहीं होगा। अब जरा थोड़ा सा ग्राफ पर वापस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ में अगर आप ऑब्जर्व करें तो ग्राफ यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है लो पास फिल्टरिंग एक्शन को, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं हम, इस स्केल पर क्या है, फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे गेन की वैल्यू यहां पर रिड्यूस हो रही है। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया, और जिन्होंने क्लास अटेंड की हैं कंप्लीट लेक्चर्स, तो वहां पर हम एक डेफिनेशन डिफाइन करते थे। लेट मी रिकॉल दैट डेफिनेशन फॉर यू। जब हम डिफाइन करते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी, 3 dB फ्रीक्वेंसी, सो उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा C इज इक्वल टू 1 अपॉन RC, इस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है बेसिकली? 3 dB फ्रीक्वेंसी डिफाइन करती है द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी in which gain decreases by 3 dB from its maximum value। इसे हम डिफाइन करते हैं 3 dB बैंडविड्थ। ओके, अब जरा ग्राफ पर वापस से आते हैं। सो अगर आप गेन यहां पर ऑब्जर्व करें तो मैक्सिमम गेन की वैल्यू कितनी है, 12 dB। अब आप रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बताइए जहां पर गेन की वैल्यू 3 dB रिड्यूस हो गई। देखिए 12 dB से 3 dB रिड्यूस होना मतलब कहां पर आ गया, 9 dB पर। यानी कि यहां पर जो गेन रिड्यूस हुआ है कहां से लेके कहां तक, ओमेगा इज इक्वल टू 0 से
9 हो गया है मैग्नीट्यूड कब, ओमेगा इक्वल टू 3 पर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ओमेगा सी है वो है 3। ध्यान दीजिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड कितना है, 12। मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी इन डी बी है ऑफकोर्स, कितना है, 12। अगर आप ओमेगा इक्वल टू 3 को नोटिस करें तो मैग्नीट्यूड यहां पर है इन डी बी ऑफकोर्स कितना हो चुका है, मैग्नीट्यूड इन डेसिबल 9। तो दोस्तों मैग्नीट्यूड यहां पर कितना डिक्रीज हो गया है, जरा बताओ। 12 becomes 9, decreases by 3 dB, means this range of the frequency is 3 dB bandwidth। और 3 dB bandwidth किसी भी RC नेटवर्क के लिए, यहां पर ये जो लो पास RC नेटवर्क है इसके लिए कितना होता है, 1/RC। यानी कि आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां पर गिवन है। इसको पहले नोट करें आप। इससे पहले यहां पर मैंने जो लिखा हुआ है इसको भी आप नोट कर लें आपकी समझ के लिए। ओके, सो ओमेगा सी इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों यहां पर, नाउ ओमेगा सी इज इक्वल टू हो गया यहां से 3, और आर की वैल्यू हमने ऑलरेडी कितनी की लिखी हुई है, 3 किलो ओम। तो क्या हम यहां से कैपेसिटेंस की वैल्यू बता सकते हैं, नहीं, रेजिस्टेंस आर कौन सा है, ये रेजिस्टेंस है कि फिल्टर वाला, नहीं, दिस इज रेजिस्टेंस, आई एम सॉरी, दिस आर इज नॉट हेयर, ये आर थोड़ी है, ये यहां पर आर की वैल्यू कौन सा है, फिल्टर, दिस इज द लो पास फिल्टर, ये वाला, ये है लो पास फिल्टर दोस्तों। सो इस लो पास फिल्टर के अंदर आर की वैल्यू कितनी है, 1 किलो ओम। कंफ्यूज नहीं होंगे, ये रेजिस्टेंस आर अलग है, ये 1 किलो ओम आपको दिया गया। सो यहां पर ये हो गया 1 किलो ओम, इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। R1 इक्वल टू कितना हो गया, 1 किलो ओम। सो हमारे पास बैंडविड्थ यानी कि ओमेगा सी दिया है 3 रेडियन पर सेकेंड, 1/1 किलो ओम इंटू सी। तो C इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा, C इज इक्वल टू 1/3, ये ऊपर गया, सो 10⁻³ यानी कि 1/3 मिली फेरेड। ओके, 1/3 मिली फेरेड। सो अगर आप ऑप्शंस को मैच करें यहां से, ओमेगा सी इज इक्वल टू, is there any correction in this one, let me see, omega c is equal to what, 1/, c is equal to 1/1/3 millifarad. Is this all right? Let me cross check it again. See, यहां पर मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड यहां पर डिक्रीज हुआ है कहां से कहां तक, 12 से हो गया है 9, तो 3 dB यहां से डिक्रीज हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके कहां तक रेंज हो गया, 3 तक। ओके, सो ये रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी यहां से डिफाइन होगी, करेक्ट है इतना। ओके, सो दिस इज ऑन द log to the base 10 omega scale, I'm sorry, so log to the base 10 of omega scale, so this is actually 30, I'm sorry, that is actually omega c is equal to here in, एक्चुअली यहां पर हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है log to the base 10 omega is equal to 3, so omega is equal to 10 to the power 3 एक्चुअली। ओके, तो यहां से आप थोड़ा सा रीअरेंज इसको करेंगे। सो फाइनली यहां से अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, हाँ, ओमेगा सी कितना हो गया, 10 to the power 3 इक्वल टू 1/R1 कितना, 10 to the power 3 इंटू सी। तो यहां से अगर आप रीअरेंज करें इसको तो C इज इक्वल टू आ गया 1/10 to the power 6, यानी कि C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। ध्यान दीजिएगा यहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइक्रोफैराड। log to the base 10 ओमेगा, दिस इज अ स्केल हियर, क्लियर। सो यहां से 1 माइक्रोफैराड। अब आप यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। देखिए यहां पर हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन आ रहा हो कि यहां पर ओमेगा इक्वल टू 0 है, तो रिस्पेक्टिवली देखिए ओमेगा इक्वल टू 0, अगर हम इस ग्राफ को और इस तरफ एक्सटेंड करते जाएं तो जो मैक्सिमम गेन है वो कितना है, ए मैक्स जो है वो कितना है, 12 है। सो आप डेफिनेटली डिफाइन कर सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 0 पर भी गेन की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। कुछ कंफ्यूजन ये हो सकता है कि log to the base 10 ओमेगा स्केल जब ये है तो दिस ओमेगा इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, 10 to the power 0, दैट मीन्स दिस इज ओमेगा इक्वल टू 1, बट ऑफ कोर्स ये जो गेन है वो ए मैक्स है जो कि 12 है। सो एग्जैक्टली यहां पर ओमेगा इक्वल टू 0 पर भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 ही होगी। तो इस तरह का कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए इसके अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए स्क्रीन को पॉज करें और जल्दी से इस क्वेश्चन के कंप्लीट डिस्कशन को आप नोट कर लें। लिखा सभी ने,
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. A circuit with an ideal op-amp is shown in the figure. Okay, a pulse V in of 20 millisecond duration is applied to the input. एक आपको V input pulse दिया गया है जिसकी ड्यूरेशन कितनी है 20 मिलीसेकेंड है, उसको एज अ इनपुट टर्मिनल पर यहां पर अप्लाई किया गया है. ओके, द कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज्ड. दोस्तों जो कैपेसिटर यहां पर रखे गए हैं वो इनिशियली क्या है, अनचार्ज्ड हैं. ओके, यानी कि उनमें शुरुआत से कोई भी चार्ज स्टोर नहीं है. इतनी बात समझ में आ गई. ओके, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, द आउटपुट वोल्टेज वी आउट ऑफ दिस सर्किट एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस इन इंटीजर इज. आपसे पूछा गया है कि t इज इक्वल टू 0 प्लस. टी इज इक्वल टू 0 प्लस का मतलब है कि t इज इक्वल टू 0 के इमीडिएटली आफ्टर. दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2021 में. ओके, सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें रिक्वायर्ड होगी. मतलब टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन एक फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन हमें क्लियर करना पड़ेगा, और एक बार वो फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को मान सकते हैं दिस इज मॉडरेट लेवल क्वेश्चन. ओके, इसे बहुत ईजी बोलना सही नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कैपेसिटर्स की वजह से कंफ्यूजन बन सकता है. ओके, नॉट दैट मच बेसिक क्वेश्चन, एक्चुअली है फंडामेंटल पर बेस्ड, लेकिन एकदम से बहुत आसानी से नहीं बोलना चाहिए. लेकिन ये मॉडरेट टेबल का क्वेश्चन, डिफिकल्ट भी नहीं है. ओके, चलिए वापस से क्वेश्चन बात है. आपको बोला गया है कि जो V इनपुट है वो 20 मिलीसेकंड की पल्स है. अच्छा, 20 मिलीसेकंड ड्यूरेशन में इसकी वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट. ओके, सिर्फ 20 मिलीसेकंड के लिए ही ये वैल्यू होगी 5 वोल्ट, लेकिन t इज इक्वल टू 0 से 20 मिलीसेकंड अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 5 वोल्ट यहां पर अप्लाई की गई है. और अच्छी बात क्या है, कैपेसिटर इनिशियली क्या है, अनचार्ज्ड है. कैपेसिटर जब अनचार्ज होते हैं यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू 0, VC इज इक्वल टू 0. अच्छा, वोल्टेज 0 है तो कैसे एक्ट करेंगे, ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेंगे. ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, कैपेसिटर जब चार्ज होंगे तो ऑब्वियस है, जैसे मान लीजिए यहां से जो करंट फ्लो होगा सप्लाई के थ्रू वो इस तरह से करंट फ्लो होगा. ओपैम्प में कोई करंट जाना नहीं है तो पूरा का पूरा करंट कैसे फ्लो होगा, यहां से जाते हुए आउटपुट पर जो भी एलिमेंट होगा उसके थ्रू, या ओपैम्प के आउटपुट टर्मिनल के थ्रू यहां से करंट फ्लो होगा. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर या 1 माइक्रोफैराड ये वाला या ये वाला दोनों ही चार्ज होंगे थ्रू दिस 10 किलो ओम रेजिस्टेंस. ओके, मतलब इनका चार्जिंग पाथ क्या होगा, ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस होगा चार्जिंग पाथ. बिल्कुल सही बात है, दिस विल बी द चार्जिंग पाथ. जो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज या डिस्चार्ज होते हैं उनका फाइनाइट टाइम कांस्टेंट होता है जिससे हम बोलते हैं टॉ इज इक्वल टू RC. ओके, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर की वैल्यू अगर 0 है, ओके, और यहां पर जो टॉ है वो नॉट इक्वल टू 0 है. ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि RC की वैल्यू कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, R इंटू C. मतलब यहां पर कैपेसिटर आइडियल नहीं है जो सडनली चार्ज हो जाए. कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए यहां पर RC सर्किट अवेलेबल है. मतलब या तो कैपेसिटर डायरेक्टली सप्लाई के टर्मिनल पर कनेक्टेड हो तो इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा. ओके, आइडियल कैपेसिटर हो और आप सप्लाई के टर्मिनल पर डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर दें तो चार्ज हो जाएगा. लेकिन यहां पर चार्जिंग होगी थ्रू दिस 10 किलो ओम रेजिस्टेंस फ्लो, करंट फ्लो, यानी कि फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन में ही ये चार्ज हो पाएगा. विच मीन्स आप बोल सकते हैं यहां से कि इसको चार्ज होने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा जो कि टॉ इज नॉट इक्वल टू 0 होगा. यानी कि हम बोल सकते हैं दिस कैपेसिटर वोल्टेज विल बी रिमेन्स 0 इमीडिएटली आफ्टर t इक्वल टू 0, बिकॉज आप यहां पे लिखिएगा कैपेसिटर does not allows sudden change of voltage. सो दोस्तों कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज का सडन चेंज अलाउड नहीं है. यानी कि t इज इक्वल टू 0 प्लस, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर t इक्वल टू 0 अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट ही बना रहेगा.
मतलब अब ये सर्किट जो है ना बहुत सिंपल होने वाला है। इतना पहले नोट करो, लिख लिया सभी ने इतना? चलिए अब देखिए सर्किट का जो मॉडिफाइड डायग्राम अब बनने वाला है वो देखिए क्या होगा। ये सीधा ओपैम आ गया हमारे पास। ओके, नॉन इन्वर्टिंग नोड को हमने इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, ये कैपेसिटर्स का अब क्या होगा? ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट है तो मैं इनको एक ऑर्डिनरी वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पर अप्लाई किया गया है 5 वोल्ट। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं कब? सर्किट जब t इक्वल टू 0+ की बात हो रही है, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर t इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात सभी को? अब यहां से इन रेजिस्टेंस को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो एज इट इज रहने वाले हैं। 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो गया, V0 ये हो गया। आज आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा है आउटपुट वोल्टेज V0 की वैल्यू। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम से भावुक हो गया आंसर नहीं लिखना है, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस जरूर लाएंगे। देखिएगा -12 वोल्ट ये हुआ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस नोड का वोल्टेज कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से अब हो चुका है 5 वोल्ट? यस और नो? यस, एग्जैक्टली वी कैन से। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप इस नोड को देखें तो इस नोड का वोल्टेज है 0 वोल्ट, इस नोड का वोल्टेज सप्लाई है। अब सप्लाई का थोड़ी कुछ भी काट सकते हो आप, तो सप्लाई कितना है? 5 वोल्ट है। मतलब डिफरेंस क्या है? सफिशिएंटली लार्जर है। मींस इसको नोट करो, पहले इतना लिखा आपने, हियर V डिफरेंस, जिसको हम क्या लिखते हैं? V ऑफ नॉन इन्वर्टिंग नोड माइनस V ऑफ इन्वर्टिंग नोड, जो है जिसे हम बोलते हैं V डिफरेंस इज इक्वल टू है कितना है? नॉन इन्वर्टिंग नोड पे कितना है? 0 वोल्ट, ग्राउंड से कनेक्टेड है बिल्कुल, -5 वोल्ट। सो V डिफरेंस आ गया दोस्तों कितना? -5 वोल्ट। इसका मतलब है हम एक चीज बोल सकते हैं यहां से कि V डिफरेंस की वैल्यू जब -5 वोल्ट है, इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंस इज सफिशिएंटली लार्ज। अब जरा समझिएगा ध्यान से, हमने ओपैम्प का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जब सीखा तो उस समय हमने कंक्लूड किया था कि जब डिफरेंस की वैल्यू स्मॉल होती है उस कंडीशन में ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क करता है अंडर द लीनियर रीजन, जिसमें वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, और ओपैम्प जो है वो एम्पलीफायर की तरह एक्ट करता है। क्लियर है? अब जब डिफरेंस की वैल्यू प्लस V सेट अपॉन A ओपन लूप वाली जो रेंज है उससे बाहर हो जाती है, तो उस कंडीशन में ओपैम्प एंटर कर जाता है सैचुरेशन रीजन में। तो दोस्तों ओपैम्प जब सैचुरेशन रीजन में एंट्री करता है तो वहां पर हैंस, अब हम क्या लिखेंगे यहां से? हैंस ओपैम्प इज ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन रीजन। दोस्तों ओपैम्प जब सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करता है तो आउटपुट के अंदर 2 ही पॉसिबिलिटी होती है। इस पर तो पूरा पॉजिटिव फीडबैक एप्लीकेशन डटा हुआ है, हालांकि देखिए नेगेटिव फीडबैक यहां पर है, दैट इज ओके, बट हम ओपैम्प का सैचुरेशन में आना या ओपैम्प का लीनियर रीजन में ऑपरेट होना, ये नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक की डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन है डिफरेंस की। डिफरेंस ऑफ द इनपुट यहां पर है -5 वोल्ट, जो कि सफिशिएंटली लार्जर है। जब डिफरेंस ऑफ द इनपुट होता है माइक्रो वोल्ट ऑर्डर का, उस कंडीशन में हम डिफाइन करते हैं, डिफरेंस क्या है? बहुत कम है, तो उस कंडीशन में हम डिफाइन करते हैं कि ओपैम्प जो है कैसे वर्क कर रहा है, इन द सैचुरेशन रीजन ये ऑपरेट हो रहा है। अब पर्टिकुलरली दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो यहां से V आउट की जो वैल्यू आ रही है वो सैचुरेशन रीजन में होने की वजह से क्या आएगी? +- V सेट आएगी। कहने का मतलब ये है कि ओपैम्प यहां पर सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है, इसलिए 2 ही पॉसिबल आउटपुट यहां पर जनरेट होंगे। ओपैम्प का सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट होना डिफरेंस पर डिपेंड करता है, न कि उसके नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक पर। होता यह है कि नेगेटिव फीडबैक में जब ओपैम्प वर्क करता है तो जनरली उसके अंदर डिफरेंस जो होता है VD की वैल्यू सफिशिएंटली लार्जर होती है, सो दैट वो सैचुरेशन में ही वर्क करता है। और ओपन लूप में जब ओपैम्प वर्क करता है तब भी डिफरेंस की वैल्यू सफिशिएंटली लार्जर होती है, इसीलिए वो क्या होता है? बेसिकली सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करता है। और जब नेगेटिव फीडबैक में मतलब जनरली डिफरेंस की वैल्यू कम होती है, तो इसलिए वो वर्क करता है किसमें?
इन द लीनियर रीजन। बट यहां पर नेगेटिव फीडबैक में तो है बट डिफरेंस -5 वोल्ट है, सो दैट यहां पर आउटपुट आएगा +- Vset। अब आपको मालूम है V आउट की वैल्यू होती है प्लस Vset कब, जब डिफरेंस होता है पॉजिटिव, और वैल्यू होती है -Vset जब डिफरेंस होता है नेगेटिव। ये बात हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ओके, अब यहां पर बोलो डिफरेंस क्या है, नेगेटिव, मतलब आउटपुट क्या होगा, हैंस V आउट इक्वल टू -Vset। दोस्तों V नॉट की वैल्यू हो जाएगी यहां से -Vset, मतलब कितना हो गया, -12 वोल्ट। दैट विल बी -12 वोल्ट, फाइनल आंसर, इट विल बी जनरेटेड। ओके, सो आज के सेशन के लिए इतना पर्याप्त रहेगा। इन दोनों क्वेश्चंस को आप समझिएगा, आराम से इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, सो मैं समझता हूँ ये दोनों क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, ये क्वेश्चन जो कि 2021 गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पूछा गया था 2022 में। चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर बात करेंगे कुछ और रिसेंट ट्रेंड सीरीज के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बचे हुए क्वेश्चंस की। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।